कोलकाता लॉ कॉलेज पहुंची है एनसीडब्ल्यू की टीम और इसे रोका गया है। एनसीडब्ल्यू सदस्य का कोलकाता पुलिस पर आरोप, क्राइम सीन पर जाने नहीं दे रही है पुलिस। तो महिला आयोग की टीम इस वक्त क्राइम सीन पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने उसे रोका है। यह आरोप एनसीडब्ल्यू की तरफ से लगाया गया है। एनसीडब्ल्यू ने यह भी कहा है कि पीड़ित से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस कह रही है कि पीड़िता कहीं चली गई है और उससे मिलना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। एनसीडब्ल्यू की टीम ने यह बड़ा आरोप कोलकाता पुलिस पर लगाया गया है कि जांच से महिला आयोग की टीम को रोका जा रहा है। और आइए आपको सुनाते हैं एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने क्या आरोप लगाया है कोलकाता पुलिस पर। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। हाँ, वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्यों नहीं आया सामने? क्यों इसको लाया नहीं गया? क्योंकि पुलिस नहीं मांगा। अगर पुलिस मांगते तो वो हमारे पास आके हमसे मिलते। जो हुआ है ये हम रिपोर्ट में बाकी काम करेंगे। तो लॉ कॉलेज पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम को जांच से रोका जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से कब और कैसे हुआ गैंगरेप। इस पूरी वारदात की जो डिटेल सामने आई है वो आपको बता दें। पीड़ित रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी गई। यूनियन रूम में पहले सेमेस्टर के लिए मीटिंग हुई। लड़कियों की सेक्रेटरी के चुनाव के लिए मीटिंग हुई। यूनियन रूम में मनोजीत ने पीड़ित को रुकने के लिए कहा। मनोजीत ने वहीं पीड़ित को शादी का प्रस्ताव दिया और रूम से बाहर निकलने के दौरान आरोपी मनोजीत ने रोका। मनोजीत ने प्रमीत जैब अहमद को गेट बंद करने को कहा। मनोजीत ने बाथरूम में दोबारा रेप की कोशिश की। यूनियन रूम के पास बाथरूम में दोबारा रेप की कोशिश की गई। पीड़िता ने आरोपियों से छोड़ देने की गुहार लगाई। आरोपी मनोजीत पीड़िता को गार्ड रूम में ले गया। मनोजीत ने गार्ड रूम में पीड़िता के साथ रेप किया। मनोजीत ने पीड़िता का वीडियो बनाकर भी वायरल किया। मनोजीत ने पीड़िता और उसके प्रेमी को मारने की धमकी दी। वारदात के दौरान आरोपी प्रमित मुखर्जी, जैब अहमद मौजूद रहे। वारदात के बाद आरोपी मनोजीत ने पीड़िता को हॉकी से पीटा, यह भी आरोप लगाए। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गए और पीड़िता बदहवास हालत में गार्ड रूम से बाहर आई। पीड़िता ने गार्ड रूम से फोन लेकर कॉल किया और पिता को कॉल करके पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी। और कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप केस से पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके खिलाफ विपक्षी दल ममता सरकार और पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और छात्रों के विरोध प्रदर्शन की इस वक्त आप देख सकते हैं। छात्रा से गैंगरेप के खिलाफ राज्य भर में गुस्सा है। विपक्षी दल ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस मामले में कॉलेज, एक छात्र और 2 पूर्व छात्र समेत 4 आरोपियों को इसी कॉलेज के गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। कल्याण बनर्जी ने एक जनसभा में विकृत मानसिकता वाले नेताओं को पार्टी से तुरंत बाहर निकालने की मांग की। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ऐसे नेताओं को गोली मारने और फांसी लटकाने की बात कही। वहीं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपनी पार्टी के बयान पर असहमति जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को बचा रहे हैं। जब तक सीधे तौर पर जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक केवल अकादमिक बयानों से कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। 2011 के बाद उभरे कुछ नेता खुद ऐसे अपराधों में सवालों के घेरे में हैं। इससे पहले टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लॉ कॉलेज में हुई वारदात के बारे में सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा की तरफ से की गई टिप्पणी उनका निजी बयान था। पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। दरअसल कल्याण बनर्जी ने छात्रा गैंगरेप केस में दिए अपने बयान में कहा था कि कोई दोस्त ही अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो सरकार या पुलिस हर जगह सुरक्षा नहीं दे सकती। उनके इस बयान से काफी विवाद हुआ।
और अब अहम खबर, पुरी में भगदड़ के लिए सीएम मोहन चरण मांझी ने माफी मांगी है। धक्का मुक्की के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ये कहा है सीएम ने। मेरी सरकार सभी जगन्नाथ भक्तों से क्षमा मांगती है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के सीएम ने ये बातें कही हैं भगदड़ के बाद। और ओडिशा के पुरी में आज सुबह जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसा आज सुबह जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर के सामने हुआ। यहाँ भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हो गया। पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुंच चुके थे। जगन्नाथ रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में उसके दर्शन करने की होड़ लग गई और भगदड़ मच गई, जिसमें गिरने से कई लोग कुचल गए। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात नहीं था। ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां मौजूद श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। इसी के चलते यह हादसा हो गया। वारदात के बाद लोग बदहवास होकर जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोग घायलों को गोद में उठाकर लेकर जाते हुए दिखे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ में करीब 50 अन्य लोग घायल हो गए। और दिल्ली में झुग्गियों पर चल रहे बुलडोजर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार गरीबों को उजाड़ने में लगी है। गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। और संविधान वर्सेस मनुस्मृति, इस बहस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी एंट्री हो गई। थरूर ने कहा है कि आरएसएस अब बदल गया है और बीती बातों से आगे बढ़ चुका है। सांसद शशि थरूर का एक और बयान उनकी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उन्होंने मनुस्मृति बनाम संविधान की बहस पर बड़ा बयान दिया है और कहा कि संघ यानी आरएसएस अब बदल चुका है। No, historically, he is referring to the fact that that was a criticism expressed at the time of the adoption of the Constitution. Mr. Golwalkar, amongst others, said that one of the great flaws of the Constitution is there is nothing of the Manusmriti in it. But I think the RSS itself has moved on from those days. So as a historical statement, it's accurate. Whether it's a reflection of how they feel today, the RSS should be in the best position to answer that. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और केंद्र सरकार के फैसलों पर शशि थरूर का रुख भी नरम रहा है, जिससे कांग्रेस हाईकमान से उनकी दूरी साफ दिख रही है। अब एक और संवेदनशील मुद्दे पर आरएसएस के प्रति नरमी से थरूर ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। और एमपी में 90 डिग्री वाले पुल पर सीएम मोहन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में तकनीकी खामियां पाई हैं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 मुख्य अभियंता सहित 7 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच का भरोसा दिया है।
दरअसल ऐशबाग स्टेडियम के पास बना रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन पर स्थानीय निवासियों ने सवाल खड़े किए थे। संभावित खतरों पर चिंता जताते हुए लोगों ने कहा था कि वाहनों को इसके असामान्य 90 डिग्री मोड़ से गुजरना मुश्किल होगा। ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री यादव ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस परियोजना में आरओबी की खराब डिजाइन को लेकर निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आरओबी का उद्देश्य महामाई का बाग, पुष्पा नगर और स्टेशन क्षेत्र से नए भोपाल तक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है। और अब खबर यूपी में एक वारदात से जुड़ी। यूपी के कुशीनगर में शादी का झांसा देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला ने झूठी शादी कर लूट और हत्या को अंजाम दिया। साहिबा बानो ने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये आरोप लगाए। कथावाचक का वायरल वीडियो देखकर ये प्लान बनाया गया। एमपी के जबलपुर का रहने वाला था मृतक इंद्र कुमार। तो यूपी के कुशीनगर की खुशी ने इंद्र कुमार को कैसे तबाह किया, ये देखिए आप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इंद्र की एक तरह से जान ले ली। जो अभी तक जानकारियां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं वो चौंका देने वाली हैं। साहिबा बानो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पता ये चला है कि साहिबा ने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस महिला ने झूठी शादी करके लूट और हत्या को अंजाम दिया है। तो देखिए, साहिबा बानो के प्लान को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इन 3 सिलसिलेवार तस्वीरों को जरा देखिए, कैसे साहिबा बानो ने शादी का झांसा देकर इंद्र कुमार नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। साहिबा ने सोशल मीडिया पर वायरल कथाकार अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में इंद्र कुमार का वीडियो देखा और यहीं से लूट और हत्या का प्लान बनाया। साहिबा ने इंद्र कुमार को शादी के लिए एमपी से यूपी बुलाया और अपने जाल में फंसाकर पैसे गहने लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी। ये पूरी जानकारी अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है साहिबा को लेकर। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस युवती पर एक शख्स की हत्या का आरोप है। आरोप के मुताबिक युवती का नाम साहिबा बानो है। साहिबा बानो ने खुशी तिवारी बनकर पहले एक ब्राह्मण युवक को शादी के लिए जाल में फंसाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के इंद्र कुमार तिवारी को शादी के लिए कुशीनगर बुलाया, फिर उसे लूटपाट की और सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हाटा कोतवाली क्षेत्र के मजना नाले में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त के बाद ये खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। इंद्र तिवारी को गोरखपुर बुलाया, जहां की ये मूलतः रहने वाली है, कि हम आपसे शादी करेंगे, आप ही के जाति के हैं, धर्म के हैं, ये बोल के उसने यहाँ पे बुलाया था। इसके साथ अन्य भी जो लोग हैं उसको हमारी टीम ने जीरो डाउन कर दिया है और कई इंपॉर्टेंट जो क्लू है हमारे हाथ में लग गए हैं। परिजनों का कहना है कि युवक गोरखपुर की खुशी तिवारी से शादी करने की बात कहे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। आरोपी युवती ने एक कथावाचक के कार्यक्रम में शादी के लिए प्रश्न उत्तर को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर मृतक को निशाना बनाया था। और आपके 18 एकड़ जमीन है। तो देखिए, चौंकाने वाली जानकारियां साहिबा को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। किस तरह से एक शख्स को बड़ा धोखा दिया गया और उसकी जान ले ली गई। यूपी के कुशीनगर के इंद्र कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शादी का झांसा देकर इस महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया। साहिबा बानो ने खुशी तिवारी बनकर ये पूरी साजिश रची, ये भी पता चला है। शादी के सवाल का वीडियो देखकर ये पूरी प्लानिंग बनाई गई। जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इंद्र नजर आ रहा था। इंद्र को जबलपुर से गोरखपुर शादी के लिए इसी वीडियो को देखकर बुलाया गया। इसके बाद पैसे और गहने लेकर इंद्र कुमार गोरखपुर पहुंच गया और साहिबा ने पैसे गहने लूटकर इंद्र कुमार की हत्या कर दी। साहिबा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। परिवार की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने आरोपी साहिबा बानो को गिरफ्तार कर लिया है। वो अब पुलिस की गिरफ्त में है।
आगे बढ़ते हैं। शेफाली जरीवाला की मौत की जांच जारी है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के बयान इस मामले में दर्ज किए हैं। पति पराग और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। शेफाली के कुक और मेट से थाने में सवाल जवाब हुए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर में की है जांच और उसके आधार पर अब शेफाली के पति पराग और परिवार के बाकी सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शेफाली जरीवाला, जो कि एक जानी मानी मॉडल थी, 42 साल की उम्र में सिर्फ उनकी मौत हो गई और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौत का एग्जैक्ट रीजन क्या रहा। मुंबई पुलिस ने शेफाली के परिजनों से पूछताछ की और शेफाली के घर काम करने वाले उनके कुक और मेड को पूछताछ के लिए अंबोली पुलिस स्टेशन ले गई। इस बीच शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में पुलिस जांच से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो शेफाली पिछले 7-8 वर्षों से नियमित रूप से एंटी एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थी। 27 जून को घर में पूजा थी, जिस कारण शेफाली व्रत पर थी। इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन दोपहर में एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। इन दवाओं की सलाह उन्हें वर्षों पहले एक डॉक्टर ने दी थी और इसके बाद से वह हर महीने यह ट्रीटमेंट लेती आ रही थी। फोरेंसिक टीम ने घर से कई प्रकार की दवाएं जब्त की हैं, जिनमें एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक से जुड़ी गोलियां शामिल हैं। पुलिस जांच में अब तक यह बात सामने आई है कि कार्डियक अरेस्ट की एक बड़ी वजह यही दवाएं हो सकती हैं। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें परिवार के सदस्य, घरेलू नौकर और डॉक्टर शामिल हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के पीछे की असली वजह साफ होगी। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को शेफाली की दवाइयों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। फिल्म अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के मौत के जांच को लेकर अंबोली पुलिस की 2 टीमें अभी भी अलग अलग दिशाओं में गई हैं और ये जांच इस एंगल पर चल रही है कि क्या शेफाली जरीवाला ने जो मेडिसिन ली थी, जो वो जितनी भी दवाइयाँ ले रही थी, क्या वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से ले रही थी, किसी डॉक्टर के कहने से ले रही थी, या फिर वो सेल्फ मेडिकेशन का मामला था, सेल्फ मेडिकेशन के जरिए वो अलग अलग दवाइयाँ ले रही थी। जो जानकारी अंबोली पुलिस के जरिए TV9 भारतवर्ष को मिली है, शेफाली जरीवाला के पास विटामिन बी, विटामिन सी, एंटी एजिंग की ग्लूथोमाइन 1 मेडिसिन और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो गैस की दवाइयाँ होती हैं, अपचन की दवाइयाँ होती हैं, वो मिली हैं पुलिस को ये भी जो शेफाली जरीवाला के घर के फ्रिज में, टेबल में और उनके ड्रॉर में बहुत सारी दवाइयाँ मिली हैं। एजिंग और मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ हैं और ये भी जानकारी मिली है कि शेफाली जरीवाला धार्मिक थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। इस मामले में एक बार फिर शिलांग पुलिस जांच पड़ताल करने इंदौर पहुंची। शिलांग पुलिस का ये काफिला है। इस काफिले के साथ पुलिस प्रॉपर्टी कारोबारी सीलोम जेम्स को लेकर इंदौर उसके घर पहुंची। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद देखे घर का दरवाजा बंद कर दिया और बंद दरवाजे के अंदर कारोबारी के परिजनों से भी पूछताछ की गई। मामला राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा है। बताया जाता है कि राजा की पत्नी सोनम के बैग में रखे सोने चांदी के जेवरात की तलाश जारी है। इसी सिलसिले में सीलोम जेम्स को लेकर शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची है। बताया जाता है कि सोनम के बैग से सोने चांदी के जेवरात सीलोम जेम्स ने निकाले थे। खबर है कि जेम्स को लेकर पुलिस रतलाम भी जा सकती है, जहां जेवरात रखने की बात कही जा रही है। बहरहाल सिलोम समेत 3 लोग 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। सिलोम ने ही विशाल को फ्लैट किराए पर दिया था। इसमें सोनम रघुवंशी रुकी थी। बताया जाता है कि सोनम की गिरफ्तारी के बाद लाखों रुपए के जेवरात भरे बैग गायब कर दिए थे। गुनाह तीनों ने कबूल किया है। इस बीच सोनम का गायब लैपटॉप अब तक नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार सिलोम जेम्स ने सोनम के फ्लैट से बैग निकाला था, बाद में बैग जला हुआ मिला। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने के बाद से 8 से 9 मजदूर लापता हैं। SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये तस्वीर उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड इलाके की है। यहाँ बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से सिलाई बैंड इलाके में भारी तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद से 8 से 9 मजदूर लापता हैं।
बादल फटने की घटना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने लापता मजदूरों को ढूंढने जुटी हुई है। यहाँ रह रहे 10 मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि लापता मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और टेंट लगाकर यहीं पर रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि लापता मजदूरों की तलाश तेज कर दी गई है और स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बादल फटने की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास 2-3 स्थानों पर रास्ते बंद हैं। रास्ते को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसडीआरएफ का कहना है कि बहुत जल्द ही रास्ते को खोल दिया जाएगा। और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश आने वाले वक्त में हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। घर जमींदोज हो गए हैं, कई घरों में दरारें आ गई हैं। वो कब गिर जाएंगी कोई कुछ नहीं कह सकता। पहाड़ों पर बारिश का ये कहर है। बंजारावाला कारगी ग्रांट इलाके में नदी किनारे बस्ती के 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कि घर में रहने वाले सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। उत्तराखंड के कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, एक पुल के नीचे झांकती ये तस्वीर। बर्बादी का ये मंजर उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने के बाद सामने आया है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस रेस्क्यू में जुटी है। हालांकि अब भी कई लोग फंसे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार हालात पर नजर रख रहा है। बारिश की वजह से हालात इस कदर खराब हुए कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक दिन के लिए 4 धाम की यात्रा रोकनी पड़ी। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया। इस बीच देख सकते हैं कि कई जगहों पर सड़क किनारे भूस्खलन की वजह से मलबा आ गिरा। इधर कोटद्वार से श्रीनगर जाने वाले NH 119 मार्ग पर गुमखाल के पास भूस्खलन की वजह से बंद हुए मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। हालात मैदानी इलाकों में भी कुछ ठीक नहीं है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर एक्शन में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में धामी ने मीटिंग की है। सीएम ने सभी जिलों के अफसरों से बात की है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी जानकारी ली गई। राज्य की बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। और वहीं यूपी के चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। रामघाट में करीब 100 से ज्यादा दुकानें पानी में डूब गईं। तस्वीरें यूपी के चित्रकूट की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक बढ़ गया है। इससे रामघाट की दुकानों में पानी घुसना शुरू हो गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से रामघाट, आरोग्य धाम, स्फटिक शिला और भरत घाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी की वजह से कई दुकानदारों आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये पूरा रामघाट क्षेत्र भर जाता है जल से। सब दुकानें यहाँ डूब जाती हैं। लोग अपना सामान ले जा करके उनके स्थानों में रखते हैं। घाट का जो स्थल है मंदाकिनी स्थल, जिस पर रामघाट में माता मंदाकिनी की आरती होती है, वो स्थल डूब चुका है और काफी सारी दुकानों में, यूपी में और एमपी में काफी सारी दुकानों पर पानी भी पहुंच चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो मंदाकिनी नदी के किनारे न जाएं। जो श्रद्धालु पहले से घाटों पर मौजूद थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर भेज दिया गया है। पुलिस ने रामघाट जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए हैं। नदी के घाट के आसपास एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। और अब खबर राजस्थान के सिरोही से, जहां बरसाती नाले में एक बोलेरो गाड़ी फंस गई। कैसे फंसी गाड़ी और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही की है, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में बाढ़ आ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बोलेरो कैंपर गाड़ी बरसाती नाले में फंसी हुई है। ये बरसाती नाला पालडीएम थाना क्षेत्र के सरदारपुरा गांव के पास है, जहां बोलेरो कैंपर ड्राइवर नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी गाड़ी बीच मझधार में फंस गई। गाड़ी के ऊपर से पानी बहने लगा। गाड़ी पानी में डूबने लगी। गाड़ी को पानी में डूबते देखकर ड्राइवर काफी डर गया। वो गाड़ी की छत पर बैठ गया। अपने आप को बचाने के लिए ड्राइवर ने आवाज लगाना शुरू कर दिया। लोगों से बचाने की गुहार लगाई। ड्राइवर को गाड़ी के छत पर बैठे देखकर कुछ लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने रस्सी से ड्राइवर को बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने गाड़ी डूबने की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ी को बरसाती नाले से निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को भी मंगाया गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और बोलेरो कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।
और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ दरक गए हैं और रास्ते बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचाई है। पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं मकानों पर बोल्डर गिर रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड दोहज के सिलगढ़ पट्टी के कंडाली गांव में कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की घटना सामने आई है। मध्य रात्रि को हुए भूस्खलन से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे कंडाली गांव में जो सिलगढ़ पट्टी का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर कल मध्य रात्रि में बहुत बड़े बड़े बोल्डर जो लैंडस्लाइड में आए हैं। यहाँ पर हमारे कहीं जो 20-25 परिवार हैं उनको जो हमारी अनुबस्ती है और यहाँ पर एक दुकान और मकान था जिसको बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और कल रात्रि से लोग यहाँ दहशत में हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में कल देर रात हुई बारिश के कारण विजयनगर के पास पार्किंग में खड़डी गाड़ियों के ऊपर मलबा गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर आने से गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और यूपी के बदायूं में एक शख्स को सड़कों पर घसीट कर पीटा गया। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के बदायूं की हैं। देख सकते हैं कि एक शख्स को लोग बुरी तरह मार रहे हैं। नाई की दुकान से युवक को घसीटकर बाहर निकाला गया और फिर लोग देखिए सड़क किनारे उसे कैसे पटक देते हैं। उसके गिरते ही मुक्कों की बरसात कर दी जाती है। वीडियो में मारपीट के दौरान युवक का गला दबाने की भी कोशिश करते देखा जा सकता है। दूसरा शख्स उसके पैर पकड़कर खींचता रहता है। वो भी बड़ी ही बेरहमी के साथ देखिए इस शख्स के सिर पर अपने पैर से वार करता है। मारपीट होती रहती है लेकिन इस शख्स को बचाने के लिए कोई नहीं आता। बताया जाता है कि पिट रहा ये शख्स बदायूं में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष चेतेंद्र कुमार यादव है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। मारपीट के बाद देखिए काफी देर बाद कुछ लोग दौड़ते हैं जिसके बाद बदमाश भाग निकलते हैं और चेतेंद्र की जान बचती है। लहूलुहान चेतेंद्र को पीटने वाले लोग हिस्ट्री शीटर बताए जाते हैं लेकिन मारपीट क्यों की कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि पीड़ित बूथ कार्यकर्ता बीजेपी के साथ पिछले 11 साल से जुड़ा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मारपीट का कारण राजनीतिक हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में जगन्नाथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीर कानपुर की है जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान काफी हंगामा और मारपीट हुई है। यात्रा के दौरान मंडल और एक दूसरे गुट के लोगों ने मारपीट की। रथ यात्रा के दौरान झांकियां निकल रही थीं, तभी 2 गुट गए। दोनों गुटों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने सब कुछ शांत कराने की कोशिश की। 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। एक मंडल जो अपना रथ निकाल रहा था, नवी वक्त मंडल, और दूसरा आकाश और रजत गुप्ता द्वारा लगाया गया स्वागत हेतु स्टॉल, इनके बीच में विवाद हुआ, कहासुनी हुई और मारपीट में थोड़ी सी चोटें भी लगी हैं। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर इनका उपचार चल रहा है। दरअसल जनरलगंज इलाके से रथ यात्रा में झांकियां निकल रही थीं। इस दौरान वैश्य नवयुवक मंडल के युवक वहां पहुंचे, तभी अचानक कुछ लोग मारपीट करने लगे। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में भयंकर आग लग गई जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शोरूम में भयंकर आग की ये तस्वीरें औरंगाबाद की है। आग इतनी भयंकर है कि शोरूम के बाहर तक निकल रही है। आग इतनी तेज है कि इसमें लोहे का शटर लाल दिख रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम ये आग असामाजिक तत्वों ने लगाई। शोरूम मालिक अशोक कुमार सिंह ने इस घटना को लेकर नगर थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि इस्लाम टोली के रहने वाले विष्णु शरण नाम के एक व्यक्ति ने 31 मार्च 2025 को इस शोरूम से एक ई स्कूटी खरीदी थी। 25 जून को वो व्यक्ति शोरूम पहुंचा और बताया कि स्कूटी खराब हो गई है। 27 जून को एजेंसी ने स्कूटी ठीक कर उसे सौंप दी गई। इसके बाद विष्णु शरण का प्रेम कुमार नाम के शख्स के साथ शोरूम पहुंचा और दोनों ने बेवजह मारपीट की जिसमें शोरूम के मालिक के एक हाथ की उंगली टूट गई। आरोप है कि हमलावरों ने हथियार दिखाकर जान से मारने और शोरूम जलाने की धमकी दी थी। कहा जा रहा है कि आग में 7 ई रिक्शा, 43 ई स्कूटी, स्पेयर पार्ट्स, चाइल्ड जीप और कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। शोरूम के मालिक के मुताबिक इस आग में लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर बौखलाया पाकिस्तान। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत पर फिर लगाए आरोप। भारत ने पाकिस्तान पर गलत तरीके से हमला किया। बिना उकसावे की कार्रवाई पर भारत ने हमला कर दिया, ये कहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने। और पाकिस्तान के कई इलाकों में हो रही बारिश से भारी तबाही हुई है। पिछले 2 दिनों से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बारिश से काफी नुकसान हुआ है और 19 लोगों की जान भी चली गई। पाकिस्तान के कई इलाकों में प्री मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 3 दिनों में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब प्रांत तक कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश का प्री मानसून अटैक जारी है। पिछले 3 दिनों में यहां 15 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। प्री मानसून का यह पहला दौर 1 जुलाई तक जारी रहेगा। प्रांत के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का अनुमान है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में गैर जरूरी यात्रा से बचें, साथ ही जर्जर मकानों में न रहें। बच्चों को नालियों, बिजली के तारों और खंभों से दूर रखें और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सावधानी बरतें। और अहम खबर है बांग्लादेश से। एक वारदात को लेकर बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ रेप की खबर सामने आ रही है। कुमिल्ला में घर में घुसकर एक महिला से रेप किया गया। एक मुस्लिम युवक ने घर का दरवाजा तोड़ा। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में शिप में आग लग गई है। जापान सागर में मर्लियन जहाज में धमाका हो गया है। धमाके के बाद जहाज में लगी भीषण आग। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये जापान सागर से अहम खबर है। धमाके के बाद देखिए कैसे इस जहाज में भीषण आग लग गई है। मर्लियन शिप है ये, जिसमें जोरदार धमाका हुआ है। आग लगने के बाद रूस के व्लादिवोस्तोक की ये घटना है। तो रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर ये खबर इस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि ये बड़ा हादसा है। रूस के व्लादिवोस्तोक में एक शिप में आग लगी है। अब ये हादसा है या साजिश, ये अहम सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद उठ खड़ा हुआ है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार के गोदाम चावल से भरे हुए हैं। सरकार ने चावल के लिए जो लक्ष्य रखा है उससे कहीं ज्यादा चावल गोदाम में रखे गए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अब अतिरिक्त चावल एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए देने का फैसला किया है। ये ताजा रिपोर्ट देखिए। अनाज के मामले में देश की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है। सरकारी गोदाम चावल से भरे हुए हैं। नई फसल कटने के बाद सरकारी गोदामों में चावल का नया स्टॉक आ जाएगा। ऐसे में सरकार ने अतिरिक्त चावल को बायोफ्यूल इथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल के लिए सप्लाई करने का ऐलान किया है। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 5.2 मिलियन मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया है। पिछले साल FCI ने 3000 टन से भी कम चावल एथेनॉल के लिए दिया था। FCI हर साल देश में पैदा होने वाले कुल चावल का आधा खरीदता है। 1 जून को FCI के गोदाम में 59.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल का भंडार था। ये 1 जुलाई को सरकार के 13.5 मिलियन टन के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। 2025 में भारत का चावल निर्यात 25% यानी रिकॉर्ड 22.5 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो थाईलैंड, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए बड़ा झटका होगा। FAO के मुताबिक भारत में इस साल 146.1 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है, जो चावल की घरेलू मांग 120.7 मिलियन टन से कहीं ज्यादा है। एथेनॉल बनाने के लिए चावल दिए जाने से गन्ना और मक्का पर दबाव कम होगा, जिनका इस्तेमाल भी एथेनॉल बनाने में होता है।